Start our chapter, a dual nature. Okay, so we'll continue from where we left. तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? तो हम लोगों ने ये सब कर लिया था, है ना? यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। आइंस्टाइन इक्वेशन कर ली थी, हम लोगों ने क्वांटम थ्योरी समझ लिया था, और इस फॉर्मूले पे मैंने बोला था, इस फॉर्मूले को याद रख लो, E is equal to h nu is hc by lambda. So when where the energy is in electron volt and the wavelength is taken in angstrom numerically, then remember hc की वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम रहेगी. hc will be equal to 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम. ये बहुत फायदा करेगा ये कैलकुलेशन में. कभी कभी इसको 400 लेते हैं, कभी 420 ले लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन कैसा है, तो उसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं हम लोग. ओके, सो रिमेंबर दिस वैल्यू. So now ultimately we have come at the particle nature of the light. So we say that when the photon is incident, so आप पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल क्या है लाइट का? लाइट में जो पार्टिकल है ना, वो फोटोन है. when the photon is emitted when the photon is incident on the metal surface, the electrons are emitted, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फोटोन की वजह से एमिट हुआ है. ओके, इस फोटो इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी, ये जो फोटोन आया है, इस फोटोन के पास जो एनर्जी है वो है एच न्यू. इस फोटोन के पास जो एनर्जी है वो एच न्यू है. तो इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी एच न्यू माइनस जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने में जाती है. ये इलेक्ट्रॉन अगर सरफेस से बाहर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ रहा है उसकी बात करेंगे. इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस या कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, उस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस 5. ये 5 होता है मेटल का वर्क फंक्शन, विच इज कॉल्ड एज एच न्यू नॉट. न्यू नॉट को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब ये लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर नहीं है. उसके 2-3 आर्ग्यूमेंट दिए थे. पहला आर्ग्यूमेंट था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट होती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता है. अगर वेव नेचर होता तो क्या होता? यू जस्ट इंक्रीज द इंटेंसिटी विदाउट इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी. ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट करते तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आना चाहिए था. बट वॉट एवर इज योर इंटेंसिटी, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लाइट कम है तो बाहर नहीं आएगा. दूसरा है, इस इक्वेशन से अगर हम ये क्या बोलते हैं, वेव नेचर लेते हैं, तो हमारे को आई इंटू टी इतना टाइम लगता. इंटेंसिटी से एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो इतना टाइम लगता इतनी एनर्जी को इंसिडेंट होने के लिए, जो वर्क फंक्शन के बराबर है. तो अगर इतना टाइम लगता, टोटल अमाउंट ऑफ जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको सरफेस पे इंसिडेंट होने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के बाहर आने में एक टाइम लैग होना चाहिए था. इलेक्ट्रॉन के बाहर आने में एक दिस टी शुड बी अ टाइम लैग. तुम जितनी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी रखोगे या जितनी कम इंटेंसिटी रखोगे, उसके हिसाब से उतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में, तो उतना टाइम लगेगा उतनी एनर्जी को इंसिडेंट होने में. तो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी आने में इतना टाइम लगेगा. बट व्हाट वी सी इज दैट photoelectric emission is instantaneous. It is instantaneous.
इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ सेकंड्स और लेस। इतने कम टाइम में अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, दैट मीन्स it is not of wave nature. Energy is coming not in form of spread out over the region, but it's coming in packets and bundles. ठीक है। एंड इसमें एक और चीज है, एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। दो फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, ये नहीं होता। ना ही एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ये भी नहीं होता। 100% एफिशिएंसी भी नहीं होती है। कभी कभी फोटोन वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, उसकी बात नहीं करूं मैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए एक ही फोटोन रेस्पॉन्सिबल होगा। ओके, सो ये बेसिकली इस इक्वेशन के यूज है, और यहाँ पे हमारे को हमेशा के मैक्स निकालना है। हम हमेशा के मैक्स ही निकाल पाएंगे, क्योंकि जो अंदर का जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना, उसकी एनर्जी तो कुछ तो सरफेस तक आने में वेस्ट हो जाएगी, और फिर सरफेस से बाहर निकालने में एनर्जी 5 वेस्ट हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की के तो हमेशा के मैक्स से कम ही होगी। इस इलेक्ट्रॉन की के तो हमेशा के मैक्स से कम ही होगी। ओके, एंड देन वी हैव स्टडीड ऑल द ग्राफ्स। सारे रिलेशनशिप हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ वी कम टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में बात कर लेता हूं मैं। ओके, तो क्या क्या है इन इंटरेक्शन रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, तो जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगी, एंड व्हेन इट बिहेव्स एज पार्टिकल, जब वो रेडिएशन पार्टिकल जैसे बिहेव करेगा, तो उस पार्टिकल को हम बोलेंगे फोटॉन्स। तो हमारा जो पार्टिकल है लाइट का, वो कौन सा है? वो है फोटोन। और उस फोटोन का मास कितना है? हम बोलते हैं उस फोटोन का रेस्ट मास 0 है। ओके, फोटोन का रेस्ट मास 0 है, और उस पर चार्ज भी 0 है। दो प्रॉपर्टी हो गई। हर फोटोन जो है, फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। नो पार्टिकल विथ हैविंग अ फाइनाइट मास कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारा अभी तक का assumption है, हमारी थ्योरी अभी तक। नो पार्टिकल ट्रेवलिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड, एंड एनी पार्टिकल ऑफ फाइनाइट मास कैन नॉट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट। इफ यू हैव टू ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट, योर रेस्ट मास हैज टू बी 0। ओके, तो ये आते हैं बेसिकली आइंस्टाइन थ्योरी से, कि पार्टिकल कैन नॉट ट्रेवल, नो पार्टिकल इज फाउंड टू ट्रेवल विद द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द लाइट, पहला। एंड अ पार्टिकल ऑफ फाइनाइट मास, मतलब नॉन जीरो मास वाला पार्टिकल स्पीड ऑफ द लाइट से ट्रेवल नहीं कर सकता है। जो एनर्जी है फोटोन की, उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, और जो मोमेंटम है फोटोन का, उसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एच बाय लेमडा। यहाँ पे ध्यान रख लो, E इज इक्वल टू एच न्यू है। E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी होती है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फोटोन, क्योंकि फोटोन के पास मास ही नहीं है। सो यू कैन नॉट इक्वेट एच न्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो इक्वेट एच न्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। दिस इज नॉट वैलिड फॉर द फोटोन। सो अगर हम इससे निकाल दें कि मोमेंटम निकालने की कोशिश करेंगे इस फॉर्मूले से, तो मोमेंटम गलत आ जाएगा। मोमेंटम क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। सो डोंट रिलेट दिस फॉर्मूला। सो P इज इक्वल एच न्यू बाय P इज इक्वल टू एच, ये क्या लिखा है? ओके, वो ठीक है, मैंने लेमडा को जो लिख लिया है,
we know that V is equal to F lambda. So 1 upon lambda is equal to F by V. तो ये जो है ना, ये V नहीं है, ये बेसिकली वो है, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी है ये न्यू है, एच न्यू बाई सी लिखा है मैंने, V नहीं है. दिस इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी. ओके, दिस इज फ्रीक्वेंसी. वो V नहीं है, फ्रीक्वेंसी है. और C is the velocity of the light. Okay. Photon energy is independent of intensity of radiation, but on increasing intensity, number of photons per second crossing a area also increase. हाँ, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था. इंटेंसिटी बेसिकली क्या है? इंटेंसिटी इज एनर्जी इंसिडेंट per unit area per unit time. Okay, so for a given light, okay, for a given light का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी फिक्स है. For a given light, that is for a given frequency, if you want to increase intensity, अगर हम इंटेंसिटी को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, then what we have to do is we have to increase number of photons. इंक्रीज नंबर ऑफ फोटॉन्स, यही पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं. अच्छा, जब नंबर ऑफ इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं फॉर अ गिवन लाइट, फोटोन की एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है. जिस लाइट का फोटोन है उसकी एनर्जी फिक्स है. अपन लोग फोटोन की एनर्जी कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते. वी कैन नेवर इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द फोटोन. हम फोटोन चेंज कर सकते हैं, दूसरा फोटोन ले एक फोटोन के बदले में, यानी कि हम लाइट ही चेंज कर दे. ग्रीन लाइट की जगह येलो लाइट ले आए, रेड लाइट ले आए, ब्लू लाइट ले आए, तो बात अलग है. अदरवाइज हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते, तो फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं कर सकते. बिकॉज फोटोन्स आर नेट चार्ज जीरो, क्योंकि उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है. दैट मीन्स दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यू इज इक्वल जीरो, इसका क्या मतलब है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. Electrically neutral, so they are not deflected in the magnetic field and the electric field. Okay, and whenever there is a collision between the photon and the particle, जैसा अभी अपन ने इलेक्ट्रॉन एमिशन करवाया था, so जब भी कोलिजन होगा, किसका कोलिजन की बात करें अपन, फोटोन एंड पार्टिकल की. पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, जिसके साथ भी कोलिजन होगा, देन जो हमारा न्यूटनियन मैकेनिक्स था, जिसमें मोमेंटम एंड एनर्जी दोनों कंजर्व रहती है, यहाँ पे भी मोमेंटम एनर्जी दोनों कंजर्व रहेगा. तो पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो तो mv होगा, और फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो h बाय लैम्डा होगा. पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो हाफ mv स्क्वायर होगी, और फोटोन की जो एनर्जी होगी वो h नहीं होगी. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू क्या बोलते हैं, इंश्योर, ध्यान रखना है जब तुम कोलिजन के सवाल करोगे तो. ओके, तो हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी आइडेंटिफाई की थी, जो क्वेश्चंस रेज किए थे ऑन द वेव नेचर ऑफ द लाइट, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है ये वाली, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कर देती है. ओके, सो आइंस्टाइन्स इक्वेशन, quantum theory of photoelectric emission, is the explanation of all the observations of photoelectric effect. Einstein quantum theory. Quantum का मतलब है energy is in packets and bundles. Quanta of energy. It's not spread out. तो पहले तो वो एक्सप्लेन कर देता है इंटेंसिटी प्रॉब्लम को, that the maximum energy of carrying the electron is independent of the intensity. क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है, वो फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करती है, टोटल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है. एक फोटोन के पास जितनी एनर्जी होगी उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा. ओके, सो के मैक्स is independent of intensity, and
It does not depend upon intensity, whether the intensity is large or small. Photoelectrons are ejected to maximum kinetic energy depending upon the frequency. ठीक है. और लो इंटेंसिटी का मतलब होता है लेस नंबर ऑफ फोटॉन्स. इसका मतलब है लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे, इसका मतलब फोटो करंट कम होगा. And whenever the photon is incident on the electron, they come out immediately. They come out immediately with the maximum kinetic energy. तो इंटेंसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पहला प्रॉब्लम. क्योंकि वेव नेचर में तो क्या होता, अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आना पड़ता, और जितनी ज्यादा एनर्जी लेते हैं उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को बाहर आना पड़ता. लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा होता ही नहीं है. इंटेंसिटी कम हो या ज्यादा हो, के मैक्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम. फ्रीक्वेंसी क्या थी, इलेक्ट्रॉन कब एमिट होगा, जब वो एनर्जी एक्वायर कर देगा वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा. तो इसका मतलब है एनर्जी ऑफ द फोटोन जो होगी वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए. और वो जो एनर्जी ऑफ द फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा है वो किससे रिलेट हो गई, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेट हो गई. तो वो फ्रीक्वेंसी की जो प्रॉब्लम थी वो भी सोल्व कर दी, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन के पास है. टोटल एनर्जी की बात ही नहीं हुई, टोटल इंटेंसिटी की बात ही नहीं हुई. एक फोटोन के पास अगर एच न्यू फ्रीक्वेंसी है जो एच न्यू नॉट से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी वाला भी इक्वेशन से सॉल्व हो गया. टाइम डिले होगा नहीं. क्यों, क्योंकि फोटोन के पास एनर्जी है तो इंस्टेंटली ट्रांसफर होगी, और नहीं है तो नहीं होगा, कितनी भी एनर्जी हो जाए. ओके. सो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है के मैक्स इंटू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या के मैक्स इंटू एच न्यू माइनस 5, that has completely explained the photoelectric emission and has established the particle nature of light as opposed to the wave nature of light. क्लियर है यहां तक, एनी डाउट? Now pressure and force exhibit the photons on the surface. Pressure, force exerted by light incident on surface. ओके. सो क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुई सरफेस पे और रिफ्लेक्ट हो गई. इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हो गई. एक तो वन ये हो सकता है, दिस इज 100% रिफ्लेक्शन. ओके. दूसरा है इंसिडेंट हुई एंड पार्टली रिफ्लेक्टेड. तीसरा है, तो हमें पार्टली रिफ्लेक्टेड हुई तो क्या हो गया, पार्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी. ये इंसिडेंट है एंड 100% एब्जॉर्ब, यानी कि जीरो रिफ्लेक्शन. इसको अपन चाहे तो कंपेयर कर ले कि अगर इसको अपन पार्टिकल जैसे देखें,
अगर आप इसको पार्टिकल जैसे देखें, एक पार्टिकल इंसिडेंट हुआ और एक पार्टिकल बाउंस हो गया वापस से, देन दिस इज इलास्टिक कोलिजन, है ना, इलास्टिक कोलिजन 100%. दिस इज inelastic collision and this is perfectly inelastic collision. राइट, ऐसा देख सकते हो तुम इसको. You can look it as elastic, inelastic and perfectly inelastic collision. ठीक है. तो अब अगर अपन मान लें कि पावर P है, इंटेंसिटी I है, और हर एक फोटोन की एनर्जी h nu है और मोमेंटम h बाय लैम्बडा. अपन ने क्या मान दिया, पावर P मान लिया, इंटेंसिटी I मान ली, फोटोन की एनर्जी h nu मान ली, और फोटोन का मोमेंटम h बाय लैम्बडा मान लिया. ओके. पावर P और फोटोन का P सेम दिख रहा है. पावर P तो पावर P का P कैपिटल ले लो, मतलब पावर P का जो P है वो कैप्स में है, और फोटोन का P जो है वो मोमेंटम जो है वो स्मॉल p से डिनोट करो. थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ. पावर P का तो P कैप्स में ले लेता हूँ और मोमेंटम का P स्मॉल में ले लेता हूँ. ये पावर है और ये वाला स्मॉल p जो है वो मोमेंटम है. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. तो power is what? Work done per unit time, that is energy incident per unit time. तो अब जो सरफेस पे जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो अपने साथ टोटल मोमेंटम कितना है? टोटल मोमेंटम इज नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इनटू मोमेंटम कैरिड बाय ईच फोटोन, h बाय लैम्डा. एंड टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने? इंटेंसिटी I अगर पावर P है तो इंटेंसिटी I इज पावर इनटू एरिया, which is number of photons incident per unit time per unit area, right? Which is n times h into nu, which is n times h into nu. ओके, यहाँ पे हमने n को डिफाइन क्या किया? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट. अच्छा, हमने टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इन टाइम डेल्टा t कर लिया. ओके, सो आई एम डिफाइनिंग अ न्यू थिंग हियर. नई चीज डिफाइन कर रहा हूँ, नॉट पर यूनिट टाइम कर रहे हैं. सो लेट्स से n इज नंबर ऑफ photons incident in time डेल्टा टी. डेल्टा टी टाइम में इतने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं. देन पावर इज व्हाट? पावर इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम. तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? n इंटू एच न्यू अपॉन, अगर डेल्टा टी टाइम है तो डेल्टा टी. दिस इज पावर. और आई क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी आई इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया. सो दिस इज एन एच न्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा टी. दिस इज द इंटेंसिटी. So n by delta t, number of photons incident per unit second. n by delta t क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटॉन्स. पहले मैंने n को नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम लिया था, लेकिन अब n बाय डेल्टा टी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स
इंसिडेंट पर सेकंड। ओके, ये डेफिनेशन हो गई हमारी। n by delta t is equal to p by h nu। p by h, इतने फोटॉन्स एक सेकंड में इंसिडेंट होंगे, तो इतने एक सेकंड में इतने फोटोन मोमेंटम लेके आएंगे। मोमेंटम डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम टू यूनिट एरिया। So I want to see what is the momentum incident per unit time in the incident, in the, so momentum P, momentum delivered in unit time to unit area, momentum delivered, या नहीं मोमेंटम डिलीवर्ड नहीं बोलता हूं मैं बोलता हूं मोमेंटम मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स ले लो, जो फोटॉन्स आ रहे हैं, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ओके, मैं ऐसा बोल दूं, जो फोटॉन्स आ रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उनके पास कितना मोमेंटम है। तो पर यूनिट टाइम कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, एन बाय डेल्टा टी। तो पर यूनिट एरिया कितना जाएंगे, एन बाय डेल्टा टी इंटू ए। इतने फोटॉन्स आ रहे हैं एक सेकंड में, उनका मोमेंटम कितना हो जाएगा, एक का मोमेंटम है एच बाय लेमडा, ये मोमेंटम हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा मोमेंटम इंसिडेंट मोमेंटम। एंड सपोज कर लो, अगर सारे के सारे मोमेंटम फोटॉन्स वापस से बाउंस हो गए 100%, यानी कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी क्या हो जाएगा, ये पी इनिशियल था। सो बेसिकली इट्स लाइक नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ द सरफेस, ये पी इनिशियल, और पी फाइनल क्या होगा, माइनस ऑफ पी इनिशियल। सो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी, विच इज मैग्नीट्यूड में ट्वाइस ऑफ पी, विच इज ट्वाइस ऑफ एन एच बाय डेल्टा टी इंटू ए इंटू लेमडा। Now this is what? Now what is n by delta t? N by delta t is power by h nu. So this is twice power, p is for power, by h nu multiplied by a multiplied by lambda. So this is twice p by a into nu into lambda is what? Velocity, c. Nu into lambda is what? C. And what is p by? P by is intensity. So this is twice I by c. So this is what is, this is what? Change in momentum per unit second. This is change in momentum पर यूनिट सेकंड, है ना, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी ऑलरेडी डिफाइन किया हमने। यहाँ पे क्या किया, मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम है, तो इसीलिए एक्चुअली डेल्टा पी जो है वो डेल्टा पी बाय टी है, डेल्टा टी बाय डेल्टा टी है, बिकॉज पी इनिशियल इज कितना मोमेंटम एक सेकंड में इंसिडेंट हो रहा है। So what we see here is what is the force, this is change in momentum per unit time। तो हमारे पास जो फोर्स आ गया वो आ गया 2I/c। और अगर तुम्हें याद होगा, जब मोमेंटम पी से आता है वापस पी से बाउंस होता है इन टाइम डेल्टा टी, तो हमारा फोर्स कितना होता है, ट्वाइस ऑफ पी बाय डेल्टा टी, राइट। ये हो गया किस केस में, 100% रिफ्लेक्शन के केस में। F इज इक्वल टू I/c, ये कब होगा, 100% एब्जॉर्प्शन के केस में। 100% एब्जॉर्प्शन केस में ये क्यों होगा, बिकॉज पी फाइनल तो जीरो हो जाएगा, वापस से बाउंस होंगे ही नहीं। ये आए पी इंसिडेंट और ये पी फाइनल जीरो हो गया, चिपक गया, रेस्ट पे आ गया।
और हमें मालूम है अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो क्या होता है, मोमेंटम पी से आता है, इसको पी ये वाला लिखो, मोमेंटम वाला, एंड वो ई टाइम्स पी से बाउंस होता है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, ई प्लस वन इंटू पी होता है। देन फॉर पार्टली रिफ्लेक्शन, फोर्स कितना हो जाएगा, वन प्लस ई टाइम्स आई बाय सी, वेर ई इज द कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, कितनी परसेंट ऑफ द एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई। सो जो मोमेंटम के फॉर्मूले थे और जो फोर्स पार्टिकल एक्सर्ट कर रहा था कोलिजन वाले चैप्टर में, एग्जैक्टली वही रिजल्ट यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर दिया आई के साथ। ओके, एक गलती कर दी है मैंने। मैंने गलती यहाँ पे क्या कर दी है कि हमने ये मोमेंटम इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकाल रहे हैं, हाँ, पर यूनिट एरिया ये पर यूनिट एरिया भी है, ये पर यूनिट एरिया भी है। सो दिस इज एक्चुअली नॉट फोर्स, दिस इज एक्चुअली प्रेशर, दिस इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये एक्चुअली फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये एक्चुअली फोर्स पर यूनिट एरिया है, प्रेशर है। क्योंकि हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, नॉट टोटल एरिया, पर यूनिट एरिया। तो ये हमारे को जो आ रहा है वो फोर्स पर यूनिट एरिया आ रहा है, इसीलिए प्रेशर आ रहा है। अब मैं उसको पी से इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पी हो गए, पावर वाला पी भी है, मोमेंटम वाला पी भी है, और प्रेशर वाला पी भी है। तो इसीलिए वो पी नहीं लिख रहा हूँ, उसको फोर्स अपॉन एरिया लिख रहा हूँ, जिसको तुम बोलोगे प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स निकालना है तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, और इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करो, इसके बाद क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा। तो अभी हम खाली प्रेशर वाला फॉर्मूला याद रखें, रेडिएशन प्रेशर इज दिस वन। ठीक है, याद हो गया ये। सो ये आई बाई सी हो गया फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, ये जैसे यहाँ पे मैंने तीनों फॉर्मूले लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो नोट्स में लिखा हो सब कुछ सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सर इसमें ई क्या है? ये अपन ने मान लिया कि कितने परसेंट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। सो फॉर 100% रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन, E is equal to 1, for 100% absorption, E is equal to 0, for partly reflection, E is greater than 0, less than 1। जैसे अपना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता था ना इनलास्टिक कोलिजन के लिए, वैसा ई मान लो। ठीक है, क्लियर हो गया? आ गया समझ में आदि? यस।
ये जो हमने इंसिडेंट लिया ना, ये नॉर्मल इंसिडेंट लिया, ध्यान रखना। मैंने स्टार्टिंग में तो फिगर कुछ अलग बनाया था, लेकिन बाद में मैंने बोल दिया था इट्स अ नॉर्मल इंसिडेंट। ये नॉर्मल इंसिडेंट के लिए क्या है, रेज आर इंसिडेंट नॉर्मली, ओके, ताकि देयर इज नो ग्लेजिंग ऑफ द लाइट ओवर द सरफेस। हाँ, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। इसको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ही बोल दो, मैं इसको ई को रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ही बोल सकता हूँ, ओके। बट यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट रो यूज किया, वर्ड ई यूज कर लो, ज्यादा अच्छा है। कि वापस से वो रो पी 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 सब एक जैसे दिखते हैं, तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, ओके। हमारे लिए इतना काफी है, बाद में हम और डिस्कस कर लेंगे इसको। ये दूसरे वाले केसेस भी हम इजीली कर सकते हैं। हम इसको सीधा सीधा मैकेनिक्स से जो कोलिजन है उससे रिलेट कर देंगे ना, तो हमारा आंसर एग्जैक्टली वही आ जाएंगे, ओके। यू ओवर द क्लास हियर ओनली।